हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 2 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें मैं काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। हम डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इनके बीच की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को वन बाय वन देखेंगे, ताकि इजिली आपको ये थ्योरीज समझ में आए। मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इनेबल होंगे असाइनमेंट में अपने वर्ड्स में कुछ लिखने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप कुछ लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन नेट इनकम थ्योरी एंड मोदिग्लियानी मिलर थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हम थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें हम नेट इनकम थ्योरी या एनआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी या एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी और फाइनली मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच को हम देखेंगे। और लास्टली इन सारे अप्रोचेस का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, ताकि हमको इसका एक क्लियर ओवरव्यू मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए अगर सबसे पहले हम ये जान लें कि कैपिटल क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये काफी आसान हो जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, कैपिटल पैसे को बोलते हैं, मनी को बोलते हैं, फिनांसेस को बोलते हैं, लेकिन ऐसा मनी, ऐसा पैसा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और स्ट्रक्चर का मतलब हम सभी को पता है, प्रपोर्शन, शेप, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर को बताती है। तो फिर से मैं बताऊंगा कि कैपिटल क्या होता है? मनी या पैसा जिसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? शेप, प्रपोर्शन, इस चीज को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। बिजनेस के टर्म्स में बात करें दोस्तों, तो हम सभी को पता है कि कोई भी अगर बिजनेस हमें रन करना है तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है मनी, यानी कि पैसा। बिना पैसे के हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते, भले ही थोड़ा लगे, ज्यादा लगे, लेकिन मनी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी बिजनेस को रन करने के लिए। अब हमें बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कैसे ले सकते हैं हम? हमारे पास खुद का पैसा हो, यानी इक्विटी, यानी ओनरशिप। दूसरा, हम अपनी इक्विटी या उस ओनरशिप को शेयर मार्केट में या कहीं पे बेच दें, तो उसे हम शेयर्स कहते हैं। तो हम अपनी ओनरशिप से अपना पैसा लगा सकते हैं बिजनेस में, अपनी ओनरशिप को शेयर्स के रूप में सेल करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। हम डेट ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं बैंक से, बैंक लोन ले सकते हैं। हम बॉन्ड से इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। हो सकता है हमारा कोई ऑलरेडी बिजनेस हो जिसमें रिजर्व और सरप्लस के रूप में पैसा पड़ा हो, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कुछ कमाया है, हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजरली बात करें दोस्तों, तो पैसा मेनली एक इक्विटी से हम कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा पैसा, जो ओनरशिप का पैसा है या ओनरशिप सेल करके जो पैसा आया है। और दूसरा, डेट से कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लोन, बॉन्ड और डिबेंचर्स से। तो ये इक्विटी और डेट, ये दो तरीके हैं हमें पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो कुछ और नहीं दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर यही है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताया कि प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी kept for long term finances of a business is called capital structure। उसी डेट का और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा टोटल पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म में बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें हम डेट का कितना प्रपोर्शन रख रहे हैं और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन रख रहे हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको मैं मेंशन किया हूं। आप सभी को एक क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में और फिनेंशियल स्ट्रक्चर में। दोस्तों, फिनेंशियल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पूरे फिनेंस की बात करता है किसी बिजनेस की। लेकिन अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फिनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमने दोस्तों समझा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले कैपिटल क्या है? पैसा, वो पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उसे कैपिटल कहते हैं। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? किसी चीज के शेप को, प्रपोर्शन को स्ट्रक्चर कहते हैं।
कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है वो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये पैसा हम दो तरीके से मेनली करेक्ट कर सकते हैं। एक इक्विटी यानी अपनी ओनरशिप से या ओनरशिप को सेल करके शेयर्स के रूप में, और दूसरा डेट से यानी कि लोन, बॉन्ड, डिबेंचर्स के रूप में। यही जो अगर हम बिजनेस शुरू करने के लिए डेट का कितना प्रोपोर्शन ले रहे हैं और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन ले रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म फिनेंसेस के लिए, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमने जाना कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फिनेंशियल स्ट्रक्चर में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि फिनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बातें होती हैं, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म फिनेंस की बात करते हैं। दोस्तों, अब मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सपोज करिए हम सभी को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उस बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब वो उस पैसे में अगर हम 40% जो है वो बैंक से लोन ले लें, 10% के हम बॉन्ड इश्यू कर दें, रेस्ट 10% के डिबेंचर्स इश्यू कर दें, और जो बचा हुआ 40% है वो हमारे पास खुद का है, उसकी हमारी ओनरशिप है, वो हमारी इक्विटी है। तो अगर हम इस पूरे सर्कल में प्रपोर्शन ऑफ डेट की बात करें दोस्तों, तो क्या क्या है? लोन एक फैक्टर है डेट का, बॉन्ड है और डिबेंचर है। इन सारी चीजों को ऐड कर दें 40 + 10 + 10, तो 60% हमने क्या रखा है? डेट। और अगर हम प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी की बात करें तो 40% हमारी है इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डेट और इक्विटी का एक प्रपोर्शन है। तो डेट इज टू इक्विटी की बात करें तो 60:40, ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इस तरह से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को अपने डिसाइड कर सकते हैं। दो चीजों पे बेस होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। एक तो कितना प्रपोर्शन हमें डेट लेना है और कितना प्रपोर्शन हमारी इक्विटी का होगा। इस दोनों में दोस्तों जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है डेट और इक्विटी में, वो दो फैक्टर से आता है। डेट जो होता है दोस्तों वो लेस कॉस्टली होता है, इसकी इश्यूइंग कॉस्ट काफी कम होती है। जो हम डेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स फ्री होता है, और डेट में एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये लेस कॉस्टली होता है डेट। ये हमको काफी क्लियरली दोस्तों ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। कास्ट और रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में डेट और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। तो डेट सस्ता होता है, लेस कॉस्टली होता है। वहीं इक्विटी की बात करें दोस्तों तो इक्विटी ज्यादा महंगी होती है। अगर हमें शेयर्स से पैसे इकट्ठा करने हैं तो हमारे मार्केट चार्जेस, शेयर मार्केट फी, ये सारी चीजें हमें पेड करनी होती हैं। चूंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है तो इसमें रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी डेट के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली होती है। रिस्क की बात करें दोस्तों तो अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डेट ज्यादा रिस्की होता है। डेट ज्यादा रिस्की क्यों होता है? क्योंकि डेट में अगर कोई कंपनी डेट ले रही है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और डेट उसमें ले रहे हैं, तो डेट के केस में हमारा एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। हमें एक फिक्स्ड अमाउंट, हमें एक फिक्स्ड परसेंटेज एनुअल एज एन इंटरेस्ट पे करना होगा, और बाय द वे अगर हम उतनी अर्निंग नहीं कर पाए तो हम उसे पे नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव में डेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है। वहीं इक्विटी में कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमें फिक्स्ड अमाउंट पे ही करना है, तो ये लेस रिस्की होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना डेट और इक्विटी के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है। कास्ट और रिस्क के टर्म्स में डेट होता है लेस कॉस्टली और इक्विटी होती है ज्यादा कॉस्टली इन कंपैरिजन टू डेट। डेट ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें कंपनी को फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, उसे एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है अपने इन्वेस्टर को। वहीं इक्विटी कंपनी के पर्सपेक्टिव में, फर्म के पर्सपेक्टिव में लेस रिस्की होती है क्योंकि इसमें कंपनी का कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो डेट और इक्विटी में किसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा, इस चीज का डिसीजन लेना काफी टफ होता है, और ये बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स मैंने यहां पे स्पेसिफाई किए हैं। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, सपोज उस इंडस्ट्री का नेचर कैपिटल इंटेंसिव है, वो बैंक है या पीएसयूज है जहां पे पैसा, कैपिटल काफी ज्यादा होती है, तो इस तरह की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखती है। क्यों ज्यादा रखती है? क्योंकि हमने यहां पे जाना कि डेट में एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट
पे करना होता है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव हैं, तो इनके पास ऑटोमेटिकली कैपिटल ज्यादा होता है और वो इजिली जो डेट के ऑब्लिगेशंस हैं उसको पे कर सकते हैं। तो जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं सच एज बैंक, पीएसयू, ये सब हमेशा डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखती हैं। इसके अलावा साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉल साइज का जो बिजनेस होता है दोस्तों, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है जब वो नया होता है, इतनी अर्निंग नहीं होती है कि वो डेट का जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है वो पे कर सके। इसलिए जो स्मॉल साइज का बिजनेस है वो हमेशा इक्विटी प्रिफर करता है, और जो बड़े साइज के बिजनेस हैं वो हमेशा डेट को प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि छोटे साइज के बिजनेसेस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन को बेयर नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों जो मेनली कॉन्सेप्ट होता है एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के पीछे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के पीछे, कंपनी का मेन मोटिव होता है कि उसके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ हो वो मैक्सिमाइज हो। किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन से। दोस्तों अगर हम थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज हैं वो ये एक्सप्लेन करती हैं, वो ये हेल्प करती हैं कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसा बनाना है, उसमें डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखना है या इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा रखना है। तो इन सारी चीजों को हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो जो एक्सप्लेन करे उसे हम थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ब्रॉडली दोस्तों इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, रिलेवेंट थ्योरी और इररिलेवेंट थ्योरी। जो रिलेवेंट थ्योरी है उसका यह मानना है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, फर्म की या कंपनी की जो वैल्यू है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और इररिलेवेंट थ्योरी मानती है कि फर्म की वैल्यू का कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। रिलेवेंट थ्योरी मेनली दो है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररिलेवेंट थ्योरी में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदीजिलियन मिलर अप्रोच आता है। अलग अलग वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखेंगे। ओवरऑल जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है वो हमें ये बताती है कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी में किसके प्रोपोर्शन को ज्यादा रखना है और उसका कोई असर भी पड़ रहा है हमारे वैल्यू ऑफ फर्म पे या नहीं। इसमें रिलेवेंट और इररिलेवेंट थ्योरी है, सिंपली नाम से ही क्लियर है। रिलेवेंट थ्योरी ये मानती है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी कि जो हमारा डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है उसका जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, और इररिलेवेंट थ्योरी मानती है कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। रिलेवेंट थ्योरी में मेनली दो है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररिलेवेंट थ्योरी में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदीगिलियन मिलर अप्रोच मेनली फेमस है। कास्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों यहां बार बार यूज हो रहा है, तो कास्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं, हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारा मिनिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स, जो भी हमारा फाइनेंसर्स हैं जो हमें पैसा दिए हैं, जो भी मिनिमम रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी मिनिमम अर्निंग करके कंपनी को उन्हें देना ही देना है, उसे कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और वैल्यू ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट में उसका क्या प्राइस है और उसके कितने शेयर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम नेट इनकम अप्रोच यानी एनआई अप्रोच की बात करें तो ये एक रिलेवेंट अप्रोच है। जैसा कि हमने जाना कि रिलेवेंट अप्रोच क्या होता है, ये मानता है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, यानी कि जो भी हम डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन रखेंगे उससे वैल्यू ऑफ द फर्म इंपैक्ट होगी। एनआई अप्रोच या नेट इनकम अप्रोच दोस्तों ये मानता है कि किसी फर्म को अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा रखना चाहिए। क्यों ज्यादा रखना चाहिए? क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा रखने से जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है, और कोई भी कास्ट, हम सभी को पता है कास्ट अगर कम होगी तो फर्म की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको सिंपली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, आसानी के लिए मैं ये लिख दिया हूं कि डेट जो है वो अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं अपने फिनांसिंग में तो कास्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कम होगी, और कास्ट ऑफ कैपिटल कम होने से जो भी वैल्यू ऑफ द फर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेट जो होता है वो इक्विटी के कंपैरिजन में लेस कॉस्टली होता है। तो अगर हम अपने जो भी ओवरऑल पैसे हैं उसमें डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि डेट कम कॉस्टली है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है फर्म की वो बढ़ जाएगी।
अगर इसके एजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो कोई भी थ्योरी जो होती है वो सर्टेन एजम्पशन पे वर्क करती है। बहुत ही सिंपल एजम्पशन है इसके। ये जो नेट इनकम अप्रोच है मानता है कि जो फर्म के पास फिनांसेस के सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, रिजर्व और सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है। सिर्फ दो सोर्सेस है फिनांसेस के, या तो वो डेट से पैसे को इकट्ठा करे या इक्विटी से इकट्ठा करे। दूसरा मानता है कि कास्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेट। नेट इनकम अप्रोच ये मानता है कि जैसे जैसे अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएं, तो जो इक्विटी की कास्ट है, कास्ट ऑफ इक्विटी है, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो कांस्टेंट रहती है। कास्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट इंक्रीज। सिमिलरली अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएं, तो कास्ट ऑफ डेट पे भी कोई असर नहीं पड़ता, वो भी कांस्टेंट रहती है। कास्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस, हमने यही जाना कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे कास्ट ऑफ कैपिटल वो कम होती जाती है, क्योंकि डेट एक सस्ता सोर्स है फिनांस का। मार्केट परफेक्ट है, यानी कि ये कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई पे वर्क कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस प्रीवेलेंट नहीं है मार्केट पे, और कोई भी कारपोरेट टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। तो इन सारे एजम्पशंस को हम जब कंसीडर करते हैं तो ही हमारी जो नेट इनकम अप्रोच है वो वर्क करती है। दोस्तों लास्ट में मैंने मैथमेटिकल वे में थोड़ा सा मैथ का यूज करके इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये एजम्पशन और नेट इनकम थ्योरी और अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। लेकिन फिलोसॉफिकल व्यू के लिए यहाँ पे मैं मैथमेटिकल फार्मूले नहीं लिया हूँ। तो सिंपल है नेट इनकम अप्रोच, ये एक रिलेवेंट अप्रोच है। इसका मानना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म की वैल्यू पे असर डालता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी फर्म को डेट का ज्यादा प्रोपोर्शन रखना चाहिए, क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा रखने से कास्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करें तो ये एक इररिलेवेंट अप्रोच है, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये मानता है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये मानता है कि अगर हम अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएं, तो जो भी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी वो कास्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ जाने से ऑफसेट हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते हैं वैसे वैसे फर्म रिस्की होती जाती है, और जो इक्विटी होल्डर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं फर्म से। सीधा सीधा मतलब है कि जैसे जैसे हम डेट की वैल्यू, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो कास्ट ऑफ कैपिटल में कमी आएगी वो ऑफसेट हो जाएगी। किस चीज से? जो इक्विटी की वैल्यू है, कास्ट ऑफ इक्विटी है, वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी चेंज, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से मैं ये लिखा हूं दोस्तों, डेट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कास्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ रही है, और ये जो इंक्रीज इन कास्ट ऑफ इक्विटी है ये ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल को ऑफसेट कर देगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर एजम्पशंस की बात करें तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो भी लास्ट अप्रोच की तरह ये मानता है कि सिर्फ दो ही सोर्सेज है फिनांस के, डेट और इक्विटी। मार्केट कंप्लीटली परफेक्ट है, यानी कि डिमांड और सप्लाई पे ही वर्क कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कारपोरेट टैक्स नहीं लग रहा है। जो डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट वो कांस्टेंट है, कास्ट ऑफ इक्विटी जो है वो जैसे जैसे हम डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हैं वो बढ़ रही है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि इस पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ करके इस चीज को ऑफसेट कर दे रही है। दोस्तों अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये एक रिलेवेंट अप्रोच है, यानी कि ये मानता है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। दोस्तों एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है नेट इनकम अप्रोच जो हमने पढ़ा और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये मानता है कि एक हद तक, एक लिमिट तक अगर हम डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जाएं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घटती है और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। लेकिन उस लिमिट के बाद जैसे ही हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं वैसे ही जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ने लगती है और वैल्यू ऑफ द फर्म घटने लगती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से
जो कास्ट ऑफ डेट है और कास्ट ऑफ इक्विटी है, ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है और वैल्यू ऑफ द फर्म घटने लगती है। तो अगर हम इसके एजम्पशन की बात करें तो सबसे पहला एजम्पशन है, सिमिलरली इसमें भी डेट और इक्विटी दो ही सोर्स है फिनांसेस के, मार्केट को परफेक्ट माना गया है। जो कास्ट ऑफ इक्विटी है उसको मानते हैं एक लिमिट तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसके बाद अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएं तो कास्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगती है। सिमिलरली कास्ट ऑफ डेट भी एक लिमिट तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन उस लिमिट के बाद अगर हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएं तो कास्ट ऑफ डेट भी जो है वो बढ़ने लगती है। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल इनिशियली डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने पे डिक्रीज करती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे ही हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं जो वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, जो कैपिटल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट थ्योरी है वो मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच है, इसको हम एमएम अप्रोच भी कहते हैं। ये एक इररिलेवेंट अप्रोच है। इसका ये मानना है कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उस पे वैल्यू ऑफ फर्म का कोई भी असर नहीं होता है। ये वैल्यू ऑफ द फर्म जो होती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होती है। इसमें दो कंडीशंस मानता है कि अगर टैक्सेस अप्लीकेबल नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस क्या होता है दोस्तों, मोदी ग्लियानी मिलर अप्रोच ये मानता है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ द फर्म का कोई लेना देना नहीं होता है और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो गवर्न होती है आर्बिट्राज प्रोसेस से। आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे अगर अगर फर्म है उसका वैल्यूएशन हाई है तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उसको सेल करने लगते हैं और फर्म की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर फर्म का वैल्यूएशन लो है, कम है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको बाई करने लगेंगे और फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ये पूरा मार्केट गवर्न प्रोसेस है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम टैक्सेस के प्रेजेंस में बात करें तो मोदी ग्लियानी अप्रोच भी एनआई अप्रोच में डायलूट हो जाता है। ये मानता है कि अगर टैक्सेस प्रेजेंट है तो एनआई अप्रोच की ही तरह जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म की वैल्यू को इंपैक्ट करता है। एजम्पशन क्या है, सिमिलरली सेम एजम्पशन है दोस्तों। फर्म के फिनेंसेस के दो सोर्सेज है, डेट और इक्विटी। मार्केट कंडीशंस कंप्लीटली परफेक्ट है और जो इन्वेस्टर है वो रेशनली एक्ट करता है, वो रेशनली बिहेव करता है। दोस्तों, इस स्लाइड में थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं इसको लास्ट में इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि इनिशियल स्लाइड्स में हमने फिलॉसफी समझी इन तीनों मेथड्स की, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड करें और इसको समझें तो क्लियरली हमें एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लियर डिफरेंशिएशन और ये क्या है ये समझ में आएगा। दोस्तों, इसमें मैं 3 केसेस लिया हूँ सपोज, और इन तीनों केसेस पे हमने इन तीनों अप्रोचेस को वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आता जा रहा है। सपोज किसी फर्म को कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज की 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट केस में वो 20,000 डेट लेती है और 80,000 कलेक्ट करती है इक्विटी से। धीरे धीरे वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती जाती है। सेकेंड केस में वो 50,000 डेट से ले लेती है और 50,000 इक्विटी से लेती है, और थर्ड केस में डेट का प्रोपोर्शन और बढ़ा के 80,000 डेट से लेती है और 20,000 इक्विटी से कलेक्ट करती है। तो इस तरह से अगर हम 1 बाय 1 देखें तो नेट इनकम अप्रोच में दोस्तों क्या होता है, नेट इनकम अप्रोच में जो कास्ट ऑफ डेट है और कास्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट मानी जाती है। यानी ये माना जाता है कि जो डेट का प्रोपोर्शन जैसे जैसे बढ़ता है तो कास्ट ऑफ डेट और कास्ट ऑफ इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बस जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाती है डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कास्ट ऑफ डेट है वो हर केसेस में सेम है, यानी कि जो डेट इन्वेस्टर्स हैं वो कोई भी अपनी कास्ट ऑफ डेट में डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और सिमिलरली कास्ट ऑफ इक्विटी भी तीनों केसेस में सेम है। हो क्या रहा है, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से ये जो कास्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल के है, वो कम होती जा रही है। जब फर्म कंप्लीटली डेट से सपोज पैसा कलेक्ट की है तो ये जो कास्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे होगी, और जैसे जैसे इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा और फर्म कंप्लीटली इक्विटी से अपना पैसा अर्न करेगी तो ये कास्ट ऑफ जो कैपिटल है वो यहाँ पे आ जाएगी और वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम नेट ऑपरेटिंग इनकम की अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में कास्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल को सेम माना जाता है,
ये माना जाता है कि डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से कॉस्ट ऑफ डेट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ डेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। बट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, केई है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और वो इस तरह से बढ़ रही है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऑफसेट कर दे, यानी कि इस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वो जो एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच का कॉम्बिनेशन होता है। वो ये मानता है कि डेट का प्रोपोर्शन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उस लिमिट के बाद अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ने लगता है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ने लगता है। सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इनिशियली डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है तो वो कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, और उसके बाद उस लिमिट के बाद जैसे ही डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो हम देख रहे हैं कि इनिशियली डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई असर नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। लेकिन इस लिमिट के बाद जैसे ही हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा करके 50,000 से 80,000 कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जा रहा है और साथ साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जा रहा है। इनिशियली अगर हम देखें जैसे ही हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद डेट का प्रोपोर्शन फर्दर इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। ओवरऑल हमें ट्रेडिशनल अप्रोच ये बताता है कि एक ऑप्टिमाइज्ड लेवल ऑफ जो डेट है उसको हमें रखना चाहिए, उस लेवल के ऊपर जाने से कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है और फर्म की वैल्यू कम हो जाती है। अब एक चीज और दोस्तों मैं बताऊं, हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम इसे एनआई अप्रोच क्यों कहते हैं, इसे हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्यों कहते हैं। एनआई अप्रोच दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसमें हम नेट इनकम का यूज करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने में। कैसे कैलकुलेट करते हैं एनआई अप्रोच में, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ इक्विटी को निकालते हैं, यानी हमें इक्विटी की जो वैल्यू है वो कितनी है। वो कैसे निकलती है दोस्तों, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है यानी इक्विटी का जो इन्वेस्टर है जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, हम ईबीटी यानी कि जो नेट इनकम है, प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। और सिमिलरली वैल्यू ऑफ डेट जो है, जो भी हमें डेट दिया है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम कॉस्ट ऑफ डेट से डिवाइड कर दें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट। और वैल्यू ऑफ फर्म अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये ई और डी यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट को ऐड कर दें तो हमें वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। सिमिलरली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में दोस्तों क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए नेट ऑपरेटिंग इनकम का यूज किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाई के यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वैल्यू ऑफ डेट हम अगर जैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म हमें मिल गई वैसे ही हम वैल्यू ऑफ डेट निकाल देते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेट। और वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें चूंकि वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ डेट मिल चुकी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच में जो वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ फर्म है ये नेट इनकम अप्रोच की ही तरह हम निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं होप करता हूं कि आपको पूरे जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं मैथमेटिकल व्यू में, इनके एजम्पशन क्या है, इनके ग्राफ्स कैसे हैं, इनका क्या एग्जाम्पल है, केस स्टडी से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।